हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में हम दिसंबर 21, 2021 का द हिंदू एनालिसिस करेंगे एज द पार्ट ऑफ आवर द डेली हिंदू एनालिसिस सीरीज। You can access the videos of the daily Hindu analysis videos of the previous days by subscribing to the Manu Law Classes Private Limited YouTube channel. आज के जो कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज़ रिलेटेड टू द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल ने पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंडर कुछ चेंजेस लाई हैं। उस चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। सेक्शंस भी इसमें मेंशन होंगे तो वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। Second, we will be discussing about the Delimitation Commission which was established for the Jammu and Kashmir under the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019। Delimitation Commission के क्या पावर्स होते हैं, कितने Delimitation Commission अभी तक लोकसभा इलेक्शंस के लिए एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं, हम उनके बारे में भी आज देखेंगे। Then moving ahead, we will have an editorial about the India Central Asian Dialogue, the third edition which was held recently। क्या कंस्ट्रेंट्स हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस के बीच में। जैसा कि हमने कल किया था कि जो ट्रेड है वो अभी भी बहुत कम है और सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, फिर कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं, उसको ओवरकम करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है, उसमें क्या दिक्कतें हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट ऑल्सो। देन वी विल मूविंग अहेड, we will have some factual information from foreign affairs and economics pages। so let's start। तो जो पहला important news है वो है लोकसभा हैज़ पास द बिल टू लिंक द इलेक्टोरल रोल्स विद आधार। तो यहाँ पे ये जो बिल है इट वाज पास्ड इन द लोकसभा नाउ। द बिल सीक्स टू लिंक द इलेक्टोरल रोल डाटा विद द आधार इकोसिस्टम। यहाँ पे जो बिल है ये आधार को ऐसे मैंडेटरी नहीं कर रहा है। यहाँ पे ऑफिसर्स जो होंगे वो जाएंगे एंड इफ़ द आधार डेटा कैन बी फर्निश्ड देन दे विल टेक आधार डेटा। बट अगर किसी के पास आधार डेटा नहीं है दैट डज नॉट बिकम्स द डिसेबिलिटी फॉर द पर्सन टू रजिस्टर इन द इलेक्टोरल रोल। बट यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस थी विच हैड advised for linking the Aadhaar with the voter ID or the electoral roll to purify the rolls। कभी कभी क्या होता है कि डुप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो डुप्लीकेशन में क्या होता है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में वन पर्सन रजिस्टर्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ मोर देन वंस या अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में। सो इट इज़ अगेंस्ट द वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल। तो किसी भी डेमोक्रेसी का जो ब्यूटी है वो इसी में लाई करता है दैट इट शुड बी बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन वन वोट। तो ये जो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है किसी एक पर्सन का, इट वायलेट्स दिस प्रिंसिपल। नाउ अगेन मूविंग एट द पेज नंबर 8। अब यहाँ पे हम कुछ सेक्शंस देख लेते हैं। सो द सम सेक्शंस विच आर इम्पॉर्टेंट आर द सेक्शन 23। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि सेक्शन 23 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950। नाउ दिस सेक्शन इज गोइंग टू बी अमेंडेड बाय द लॉ विच विल बी अलाउइंग द गवर्नमेंट टू लिंक द इलेक्टोरल रोल डेटा विद द आधार इको सिस्टम। इसका एम क्या है, एक लाइन में देखिए यहाँ पे, टू कर्ब द मीनेक ऑफ मल्टीपल एनरोलमेंट ऑफ सेम पर्सन इन डिफरेंट प्लेसेस। सेकेंड इज सेक्शन 14 ऑफ द आरपी एक्ट 1950। इट विल हैव 4 qualifying dates for eligible people to register as voters। पहले क्या था कि the person who turns 18 he had only one date to register himself or herself as the voter and that was January 1। अब साल में 4 डेट्स ऐसे होंगे that will be January 1, April 1, July 1 and October 1। उसके बाद section 20 of the RP Act 1950 will be amended and the word wife it will be replaced by spouse to make it gender neutral and it will allow the registration of male people who are the husband of any woman who is working in the armed forces or and registered as a service voter। they can also register themselves as the service voter। now the next is from Jammu and Kashmir। तो Jammu and Kashmir Delimitation Commission है। this Delimitation Commission has proposed to increase 6 seats for the Jammu division and 1 for the कश्मीर डिवीज़न। तो अगर हम देखेंगे डिलिमिटेशन कमीशन, तो डिलिमिटेशन कमीशन का जो
मेन फंक्शन होता है। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिलिमिटेशन? तो किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस में इलेक्शन के पहले डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिसाइड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। सो डिलिमिटेशन का मतलब होता है टू फिक्स द लिमिट और बाउंड्री ऑफ दिस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ओके, एंड इट कैन बी फॉर द जनरल इलेक्शंस टू द लोकसभा और टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, एनीथिंग, ओके। दोनों के लिए हमें डिलिमिटेशन कमीशन की ज़रूरत पड़ती है। अभी तक इंडिया में जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो 4 बार एस्टेब्लिश की जा चुकी है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज इन द ईयर 1952, देन इन द ईयर 1963, देन इन 1973 एंड देन इन 2002। तो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, सच थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। So delimitation commission, they have been established in 1952, then they have been established in 1963, then in 1973 and then in 2002। तो ये मैं लोकसभा के लिए बात कर रहा हूँ, ओके, फॉर द जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा। अब यहाँ पे जो JNK डिलिमिटेशन कमीशन है, इट इज़ फॉर द टेरिटोरियल रीड्रॉइंग द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज सी जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2019, इट हैज़ एस्टेब्लिश्ड जम्मू एंड कश्मीर एज अ यूनियन टेरिटरी विद द लेजिस्लेटिव बॉडी और विद द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में पहले 87 मेंबर्स थे, नाउ देयर विल बी 90 मेंबर्स। आउट ऑफ दिस इफ यू विल जस्ट सी द 90 मेंबर्स, 46 ओके वेर फ्रॉम कश्मीर एंड फ्रॉम जम्मू इट वॉज 37, ओके। नाउ यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पे ये है कि द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, सो देर विल बी 16 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इन द यूनियन टेरिटरी, सो अबाउट 16 सीट्स आर गोइंग टू बी रिजर्व। फिर इनका कमीशन का चेयरमैन कौन था? सो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। नाउ द नेक्स्ट इज सेबी, द फुल फॉर्म ऑफ सेबी इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। It is a statutory body established under the SEBI Act 1992. Now, who is the incumbent chairman of SEBI? Please write me in the comment box. यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ये है कि Securities and Exchange Board of India, it is also the regulator of stock market and it is also the regulator of commodities market. Commodities market को ही हम फ्यूचर्स कहते हैं। वहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है कमोडिटीज़ की, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, उसी को हम फ्यूचर ट्रेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेबी है, इट हैज़ पास्ड एन ऑर्डर टू सस्पेंड द ट्रेडिंग इन इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इफ़ यू कैन सी पैडी, वीट, ग्राम, चना दाल, देन मस्टर्ड सीड्स, सोयाबीन, क्रूड पाम ऑयल, ग्रीन ग्राम फॉर 1 ईयर। वाई? बिकॉज अगर हम इन्फ्लेशन प्राइसेस देखेंगे, सो फूड आर्टिकल्स दे आर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन दी spike in inflation in recent month. So in order to contain that, the future trading in these products has been banned for a year. The next is from the appointment section. ये बहुत ही important होते हैं, खासकर ALED, other law entrance exams, या simply अगर इंडिया चाइना के बारे में भी कोई पैसेज आया है क्लैट में, so they can ask you the exam that who is the recently appointed ambassador to China. So if you will just see, the Ministry of External Affairs has said that Pradeep Kumar Rawat, a Mandarin-speaking career diplomat, will take over as an envoy in Beijing, and he is going to replace Vikram Misri, who completed a 3-year term earlier this month. Now, the next is the government brings sent 2 bills for review. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि पहले हमें कुछ जेकी स्टैटिक फैक्ट्स कर लेते हैं यहाँ पे अबाउट द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। तो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में, दोनों हाउस में पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है परमानेंट टाइप, जिसको हम कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी, फिर दूसरा होता है एडहॉक। एडहॉक में भी 2 टाइप होती है, सिलेक्ट और जॉइंट। स्टैंडिंग कमिटी, दे आर परमानेंट इन नेचर। एडहॉक मीन्स दे आर एस्टेब्लिश्ड फॉर द स्पेशल they are established for specific purposes, okay, and then जब उनका वो काम ख़त्म हो जाता है, जब वो अपना डिसीजन दे देते हैं, देन दिस पार्लियामेंट्री कमेटी गोज अवे। ना यहाँ पे 2 बिल ऐसे थे जिनको सिलेक्ट कमेटी के लिए दिया जा चुका है। पार्लियामेंट्री कमेटी दे हैव बीन रेफर्ड टू
पार्लियामेंट्री कमिटीज़। तो ये जो हैं 2 बिल्स, दे आर, वन इज़ अबाउट द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल एंड द नेक्स्ट इज़ द मेडिएशन बिल। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो दोनों बिल के इंटेंट क्या हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है, it allows for foreign investment in research in biodiversity, okay, and this investment will be made through Indian companies. The next is the mediation bill. It seeks to prioritize and facilitate mediation, especially institutional mediation, for resolution of disputes which are commercial or other disputes. Now यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी बिल है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। So where is the National Biodiversity Authority located? Please write me in the comment box. Now this Biological Diversity Act, it was passed in 2002, and it is the outcome of Convention on Biological Diversity and 2 protocols, that is Cartagena Protocol and Nagoya Protocol. The next is report on vaccine effectiveness against Omicron in a week, the government says. तो यहाँ पे जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री मनसुख मांडविया, he was speaking in Rajya Sabha, and he has said that with the INSAGO, which is the consortium of laboratories, it is culturing the virus strain to see if the vaccine which is used in India, are they working on the variant or not, and then this report will be published within a week. क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि there is a growing demand of booster dose. Already US, UK and most other countries, they have allowed booster dose. एक एडिटोरियल भी आज इससे रिलेटेड है। सो बूस्टर डोज में क्या हो रहा है कि जो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं वो बूस्टर डोज के बाद बढ़ जा रही है, एंड दे आर एबल टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ 71%। अगर हम यूके का एस्ट्राजेनेका का रिपोर्ट देखेंगे जो हमने एडिटोरियल में भी आज है, तो एस्ट्राजेनेका ने कहा कि अगर हम 2 डोज की अगर बात करें सिर्फ, and its effectiveness against the Omicron, so over a period of time these 2 doses are ineffective. But if we give the booster dose, तो Omicron के against the effectiveness is 71%. तो एंटीबॉडीज की जो लेवल है वो बढ़ जाती है, और इट प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम द री इन्फेक्शन और ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। अब जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था ये, और आज का एडिटोरियल में भी यही है, तो मैं इस टॉपिक को यहीं पे ले लेता हूँ। जो इंडिया में जो वैक्सीनेशन का जो पर्पस था वो क्या था, कि जो वैक्सीनेशन का जो पर्पस है, इट इज़ टू स्टॉप द डिजीज़ फ्रॉम एंटरिंग इनटू द सीवियर केस। सीवियरिटी जो है उसको रेड्यूस करना है, दैट सीवियरिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड रिडक्शन इन हॉस्पिटलाइजेशन। These were the top 2 agenda for the vaccine COVID-19 वैक्सीन प्रोग्राम इन इंडिया। सेकेंड थिंग है कि अभी भी देखिए ये डेटा जो यहाँ पे है, गवर्नमेंट इसको स्टडी कर रही है, दैट व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ओमिक्रॉन ऑन द एफिकेसी ऑफ इंडियन वैक्सीन। तो अभी भी ये डेटा बाहर नहीं आया है, दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट हैज़ नॉट टेकन डिसीजन ऑन द बूस्टर डोज। सेकेंड है कि अगर हमारा गोल सिर्फ यही है कि हमें सीवियरिटी के लिए बचाना है और हॉस्पिटलाइजेशन को रिड्यूस करना है, तो हम ठीक है, क्योंकि यूएस और यूके में बूस्टर डोज क्यों अलाउ किया गया है, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन एज वेल एज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन या री इन्फेक्शन। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब होता है कि जिसने 2 डोज ले लिया है उसको फिर से डिजीज हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। बट यहाँ पे जो एक मूट पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है जिसका पैंगो लिनिएज है B.1.1.529, इट हैज़ अराउंड 50 म्यूटेशंस, एंड 50 म्यूटेशंस के बाद उसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अभी भी सिर्फ ये कह पाना मुश्किल है कि इज़ इट मोर डेडली देन दी डेल्टा वेरिएंट विच इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट डोमिनेंट वेरिएंट टिल नाउ। तो अभी भी हमारे पास ये डेटा क्लियरली नहीं है कि जो इसकी सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा है कि नहीं। ट्रांसमिसिबिलिटी ऑब्वियसली इसका डेल्टा से बहुत ज़्यादा है, बट केसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन सिर्फ यूके को छोड़ के बाकी सब जगह पे केसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन स्पेशली इन साउथ अफ्रीका अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है, बट वी स्टिल हैव टू वेट फॉर दैट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट इज़ कि आज भी अगर हम देखें तो वैक्सीन इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ओके,
साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो वैक्सीन कवरेज है वो बहुत ही कम है, एंड दैट गेव द स्कोप फॉर द न्यू म्यूटेशंस टू हैपन इन कोविड-19। तो अब क्या है कि फोकस हमारा हमेशा फुल्ली वैक्सीनेटेड फुल्ली वैक्सीनेशन पे होना चाहिए, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन दे शुड गेट दी वैक्सीन। तो इसीलिए अगर हम इंडिया में भी देखेंगे तो हर घर दस्तक प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स का, वेयर द टारगेट इज टू इम्प्रूव द कवरेज ऑफ द कोविड-19 वैक्सीन। तो यहाँ पे अगर हम अभी का अगर डेटा देखें तो द मिनिस्टर हैज़ नोटेड दैट 80% ऑफ द एलिजिबल पॉपुलेशन हैव रिसीव्ड देयर फर्स्ट डोज वैक्सीन एंड अबाउट 58% आर फुल्ली वैक्सीनेटेड। उसके बाद द सेकेंड इज द ओमिक्रॉन वेरिएंट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन अफ्रीका ऑन नवंबर 24। अब हम अगर इसकी केसेस देखें ओमिक्रॉन का कंट्री में, सो 161 केसेस हैव बीन डिटेक्टेड एंड 14% आर माइल्ड एंड 80% आर एसिम्प्टोमेटिक। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा वो सेम होगा एज इन द केस ऑफ डेल्टा, अल्फा एंड अदर कोविड-19 वेरिएंट्स। द नेक्स्ट इज अबाउट द बिम्स्टेक वर्किंग ऑन जॉइंट डिजास्टर रिलीफ प्लान्स। तो एक पैनेक्स 21 है। पैनेक्स 21 क्या है? इट इज़ अ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज ऑफ द मल्टीलैटरल ग्रुपिंग दैट इज कॉल्ड एज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन दैट इज बिम्स्टेक। ओके, सो यहाँ पे जो है इट इज़ गोइंग टू रिव्यू द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मैकेनिज्म एंड स्ट्रीमलाइन द response strategy especially in the backdrop of COVID-19 pandemic. The next is a major appointment. So if you will just see यहाँ के जो एक लेफ्टिस्ट हैं चिली में वो प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नाम है बोरिक, सो गैब्रिएल बोरिक। सो now he has become the youngest ever president of Chile. Okay, and he had unexpectedly won a large victory over his far right rival. तो इनके far right जो rival थे वो कौन है? इनके far right rival जो थे वो एंटोनियो कास्ट थे। ओके, एंड ये बोरिक जो थे ये स्टूडेंट लीडर थे, एंड नाउ ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ चिली। द नेक्स्ट इज़ हांगकॉन्ग। मैंने कल भी किया था हांगकॉन्ग इलेक्टोरल लॉज, जहाँ पे मैंने बताया था कि जो सीट्स थी हांगकॉन्ग लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 70 से 90 बढ़ गई थी। उसके बाद 20, 30 एंड 40 सीट्स थी। सो यहाँ पे जो इलेक्टेड होके जो आने वाले थे वो पहले से काफ़ी कम कर दिए गए थे, एंड देन देयर इज़ अ इलेक्शन कमिटी सेटअप 1200 members who are going to elect the other around 40 members, and then 20 members will be from the functional constituencies. द नेक्स्ट इज़ इंडिया आउट कैंपेन। तो ये इंडिया आउट कैंपेन क्या है? तो ये इंडिया आउट कैंपेन ये मालदीव्स में चल रहा है, पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ग्रुप है विच इज़ लेड बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन। दे डोंट वांट इंडियाज प्रेजेंस स्पेशली मिलिट्री प्रेजेंस इन मालदीव्स, एंड देन देयर इज़ अ कैंपेन गोइंग ऑन दैट इज़ इंडिया आउट कैंपेन। पास्ट में भी जब अब्दुल्ला यमीन जब ये प्रेसिडेंट थे मालदीव्स के तो इनका एक चाइना की तरफ टिल्ट था। द नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट दैट इज यूएस ऑफिशियल उजरा ज़या। शी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रीज न्यू स्पेशल कोऑर्डिनेटर फॉर तिब्बतन इशू। नाउ शी इज गोइंग टू होल्ड दिस पोजिशन अलॉन्ग विद हर करंट रोल एज अंडर सेक्रेटरी फॉर सिविलियन सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स। नाउ इनका जो नया रोल होगा, शी इज़ गोइंग टू प्रमोट वेरी सब्सटेंशियल डायलॉग बिटवीन द चाइनीज गवर्नमेंट एंड दलाई लामा। द नेक्स्ट इज द कॉम्पिटिशन कमीशन अप्रूव्स टाटा एयर इंडिया डील। अगेन हम इसको फिर से कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, हमने अर्लियर एडिशन में जब हम अमेजोन और फ्यूचर डील की बात कर रहे थे तो हमने इसके बारे में किया था दैट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट इज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। द सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है इट हैज़ रिप्लेस्ड द MRTP एक्ट after the liberalization, privatization and globalization policy adopted by the
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द 1991 क्राइसिस। चलिए अब यहाँ पे जो CCI है, इट हैज़ अप्रूव द टाटास ग्रुप्स एक्विजिशन ऑफ डेब्ट लेडन एयर इंडिया एंड 2 ऑफ इट्स यूनिट्स। एक बार हम फिर से कर लेते हैं, ये डील, ये न्यूज़ हमने पहले भी किया हुआ था। तो यहाँ पे टाटा का एक सब्सिडरी है दैट इज़ कॉल्ड एज टेलेस प्राइवेट लिमिटेड। इट इज़ अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ टाटा सन, और इसने जब अक्टूबर में जब बिडिंग हुई थी एयर इंडिया की, सो इट एमर्ज एज द विनिंग बिडर। तो यहाँ पे एक 18,000 करोड़ का डील हुआ था, जिसमें से जो टेलेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इट इज़ गोइंग टू टेक 15,300 करोड़ एज अ डेब्ट एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड टू द गवर्नमेंट। नाउ दिस deal allows, this bid allows Thales to buy 100% stakes in Air India and Air India Express and 50% holding in Air India SATS. Okay, so what is AISATS? Air India SATS, it is the ground handling services at Delhi, Bangalore, Hyderabad, Mangalore and Trivandrum airport, also dealing in cargo handling at Bangalore airport. The next is MCA 21. तो MCA 21 का थर्ड वर्जन निकलने वाला है। इट विल बी बेस्ड ऑन एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग फॉर बेटर सर्विसेज। पर ये जो सेकेंड पैराग्राफ है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCA 21, it is the platform for companies to submit the documents and filings under the Company Law and Limited Liability Partnership Act. The second important point is that it provides public access to corporate information. The next is, before moving ahead, let's do this Omicron issue. तो यहाँ पे देखिए यूके का अब ये पहला वेव जो था वो तो अल्फ़ा लेड था, सेकंड जो था वो डेल्टा लेड था, अब थर्ड जो है वो ओमिक्रॉन लेड है। तो अगर हम देखेंगे कि पिछले वीक में हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी यूनाइटेड किंगडम में कहा है कि देयर इज़ अ 2 लाख पीपल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। एक तो यूके के पॉपुलेशन ऐसे देश के काफ़ी कम होते हैं, दे आर नॉट वेरी पॉपुलेटेड कंट्री लाइक इंडिया और चाइना। सो 2 lakh people they have been infected with Omicron variant of COVID-19. ओके, अब देखेंगे तो 70,000 केसेस अब डेली हो रहे हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग विच इज़ क्वाइट डिस्टर्बिंग। अब जो सेकेंड जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग पॉइंट है इसमें, वो ये है अबाउट दी हॉस्पिटलाइजेशन। अगर हम साउथ अफ्रीका और बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन डेटा डेल्टा से ज़्यादा नहीं है, बट अब यूके में जो डेटा अभी रिसेंटली आ रहा है वो ये आ रहा है कि द नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज़ हायर देन द डेल्टा वेव and it is close to the alpha wave. So this is worrying, quite worrying. उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जो टेंशन वाली बात है वो ये है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन जो हो रही है उनका एज ग्रुप क्या है, तो इट इज़ 18 to 64 एज ग्रुप। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि एक चीज़ जो है जो इसको डेटा को रिलेट करती है अबाउट दी वैक्सीनेशन। अगर हम लोवेस्ट वैक्सीनेशन रेट देखें तो हम देखेंगे कि लोवेस्ट वैक्सीनेशन रेट यूके में इज़ अमंग दी younger population, making them more vulnerable. The next is about the इंडिया सेंट्रल एशिया। तो जो मैं बात कर रहा था इंडिया सेंट्रल एशिया के बारे में, पहले तो हम समझेंगे कि ये ग्रेट गेम क्या होता है। ग्रेट गेम का मतलब होता है कि सेंट्रल एशिया जो है वो जियो स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल एशिया, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रल एशिया के पास मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। इट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। अब अगर हम देखेंगे तो सेंट्रल एशिया के आसपास सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, जैसे कि चाइना, फिर यहाँ पे पाकिस्तान, देन इंडिया। ठीक है, इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। फाइन, चाइना का है टू द सम एक्सटेंट, पाकिस्तान का है, ताजिकिस्तान का, फिर ऊपर से रशिया का है, बट इंडिया का नहीं है। बट इंडिया वांट्स टू be a regional player in the Central Asian countries. So there are 5 Central Asian countries. Okay, out of them 4 are members of Shanghai Cooperation Organization. अब जो थर्ड इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग था, it was convened by our foreign minister S. Jaishankar and 5 foreign ministers from this country they attended the dialogue. जो इनके डेप्यूटी थे they were attending the कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन इन इस्लामाबाद, जो हमने कल किया था। दिस कॉन्फ्रेंस, दिस डायलॉग हैज़ केम जस्ट आफ्टर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र व्हेन ही कन्वेंड अ डायलॉग ऑफ ऑल द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज रिलेटेड टू अफगानिस्तान। ओके, अब यहाँ पे जो है इंडिया और सेंट्रल एशिया में जो
कन्वर्जेंस है इंटरेस्ट का, दैट इज राइट नाउ इज अफगानिस्तान. सो इफ देयर इज अ क्राइसिस इन अफगानिस्तान देन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया दे बोथ विल बी इम्पैक्टेड. अच्छा, अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया और सेंट्रल एशिया दोनों के लिए? बिकॉज पाकिस्तान की वजह से इंडिया कैन नॉट बिल्ड अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज. So what India has a strategy is that to build a Chabahar airport in Iran and from there develop the rail route and road route to Central Asia through Afghanistan. But this project has suffered a blow after the Taliban takeover of Afghanistan. So it's now in the pertinent interest of both the countries to stabilize the situation in Afghanistan that Afghanistan का जो situation है it should not go beyond the it should not blow out. Okay, the second is कि एक और रूट है जिसको कहते हैं हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. इट विल बी फ्रॉम मॉस्को टू मुंबई, मॉस्को टू मुंबई. तो ये जो मॉस्को टू मुंबई वाला रूट है इट इज़ अराउंड 7,200 किलोमीटर लॉन्ग. ठीक है, इसके दो रूट्स हैं, एक लैंड रूट्स है, एक मैरीटाइम रूट है. तो लैंड रूट जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री से होते हुए आता है और जो मैरीटाइम रूट है वो पूरा यूरोप, रशिया से पूरा यूरोप होते हुए आता है. ओके, सो देयर आर टू रूट्स हियर. सो दिस इज ऑल्सो इंडिया इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन दिस टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज. नाउ द नेक्स्ट इज राइजिंग इनइक्वालिटी. सो ओवर हियर you can follow the YouTube channel of Manu Law Classes Private Limited. There I have done a short related to World Inequality Report 2022 explaining all the important data related to inequality. So World Inequality Report, it is released by World Inequality Lab at Paris School of Economics and the data is collected from World Inequality Database. Okay, तो यहाँ पे जो है वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस में जो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में जो एक चीज़ आई है वो ये है कि जो पुअरेस्ट हाफ ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है दे हैव कंट्रोल ओवर जस्ट 2% ऑफ द वेल्थ और जो रिचेस्ट 10% है दे हैव कंट्रोल ओवर अराउंड 76%. अगर हम फीमेल लेबर इनकम की बात करें तो वर्ल्ड में द फीमेल लेबर इनकम इज जस्ट 35% और इंडिया में इट इज़ जस्ट 18%. देन similarly there is an inequality in India also. So if you will just see India also is not doing very good over here. So यहाँ पे जो है ये पैराग्राफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. So if you will just see the paragraph, so this rich nation poor government का मतलब क्या है कि एक टेंडेंसी डेवलप हो गया है पूरे वर्ल्ड में that which indicates that rich nations they have poor government. Means the governments are relatively poor with limited resources. अगर गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत कम है तो गवर्नमेंट cannot invest in reducing the inequality in the country. So inequality is going to increase in the future. The next is that the inequality is also reflected across the जेंडर. तो इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है दैट वी शुड फोकस ऑन एजुकेशन एंड डिफरेंशियल एंडाउमेंट्स टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. डिफरेंशियल एंडाउमेंट्स मतलब जो वीक हैं उसके लिए गवर्नमेंट ज़्यादा करे, ठीक है, ताकि वो सोसाइटी में उनका मोबिलाइजेशन हो सके. द नेक्स्ट इज द सस्टेन्ड अटैक ऑन फेडरलिज्म. तो यहाँ पे फेडरलिज्म की बात हो रही है, मतलब खास करके यहाँ पे फिजिकल फेडरलिज्म की बात हो रही है. आर्टिकल 280 में इट इज़ आर्टिकल 280 इट रिलेट्स विद द फाइनेंस कमीशन. सो हु वाज द चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स. सो फाइनेंस कमीशन इज सीन एज द बॉडी टू एस्टेब्लिश और टू प्रमोट फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया. But यहाँ पे the article is discussing some trends which have emerged in the past which is disturbing this fiscal balance between the center and the states. Some of them are Banking Regulation Amendment Act 2020, then National Capital Territory Amendment Act 2021 where the government of NCT
means the LG. Then the Marine Fisheries Bill, then Draft Electricity Bill, National Education Bill, all these, the author is saying that these all are strangulating the rights of the states. Then the creation of cooperative ministry is also in the same regard, where the rights of states have been diluted. Then if you will just see the net tax collection, तो टैक्स कलेक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, डिविजिबल पूल्स एंड नॉन डिविजिबल पूल। डिविजिबल पूल का मतलब जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होगा। नॉन डिविजिबल पूल का मतलब होता है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड नहीं होगा, पूरा रेवेन्यू सिर्फ सेंटर के पास जाएगा। तो अगर मैं नॉन डिविजिबल पूल का जो सेस है अगर उसका बात करूं तो यहाँ पे डेटा है कि इन 2019-20 इट वाज जस्ट 12.67%, बट नाउ इट इज़ 23.46%। ओके, अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम सेक्टर में जितना भी गवर्नमेंट ने सेल्स डेवलप किया है उसका 68% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा एंड 32% विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स। अर्लियर दिस रेशियो यूज्ड टू बी 50-50। नाउ वी विल कम टू जीएसटी कंपनसेशन। तो जीएसटी कंपनसेशन में मतलब कि एक जीएसटी के रेवेन्यू में स्टेट्स ने जो भी शॉर्टफॉल एक्सपीरियंस किया है जस्ट फॉर द आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, दैट हैज़ टू बी कंपनसेटेड बाय द सेंटर। बट अब बाद में क्या हुआ कि दैट वाज नॉट कंपनसेटेड बाय द सेंटर, बट द यूनियन गवर्नमेंट प्रपोज्ड अ बोरोइंग एज एन ऑप्शन टू एड्रेस द शॉर्टफॉल इन द जीएसटी compensation, and the states they were forced to borrow because they did not have any revenue। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक CAG का रिपोर्ट है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, and who is the incumbent comptroller and auditor general of India? Please write me in the comment box. The hint is that he was the LG of J&K also. So see, you were here in 2018-19, rupees 47,272 crore of GST was retained by the center, which belonged to the states. So that's all for today. We will meet tomorrow again with the Daily Hindu analysis. Till then, have a great day. Thank you.